Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse News Analysis. Today is 13th September 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. So before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज रिटेल इन्फ्लेशन ईजेस, फूड प्राइसेस स्टिल बाइट. अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो हमारा रिटेल इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन जैसे कि आज मैं सामान लेने यहाँ पर गए, कुछ भी सामान खरीदने गए, तो वहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो प्राइस है उसमें थोड़ा सा हमें कमी देखने को मिल रही है. तो जो हमारा रिटेल इन्फ्लेशन है उसमें हमें थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है. बट जो अभी भी फूड प्राइसेस आप देखेंगे, जैसे कि आप हमारे सीरियल्स हो गए, राइस हो गए, इनका जो प्राइस है अभी भी वो कैसा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई है. इन्फ्लेशन की बात करते हैं. सो देखिए, इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन डिसक्लेरेटेड टू 6.83 इन अगस्त फ्रॉम 7.44% इन जुलाई एज फूड प्राइसेस मॉडरेट. अभी हमारे जो फूड प्राइसेस है वो कैसे है, मॉडरेट है. अगर हम जुलाई की बात करते हैं तो जुलाई में हमारा रिटेल इन्फ्लेशन कितना था, 7.44% था. अब ये कम होकर कितना हो चुका है, 6.83% हुआ है. ठीक है. अगर हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, व्हाट इज इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन वो होता है, मान लीजिए जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर किसी एक पेन को खरीदने गई, आज उस पेन का प्राइस है 5 रुपए. कितना है, 5 रुपीज. और सेम डे, मतलब कि अब मैं नेक्स्ट डे जाती हूँ सेम पेन को परचेस करने, तो उस पेन का प्राइस हो जाता है यहाँ पर कितना, 7 रुपीज. तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, प्राइस में आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है. पहले क्या था, 5 रुपीज था, अब कितना हो गया है, 7 रुपीज हो गया है. तो प्राइस में जो राइज होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं. मतलब कि एक ही दिन में आप देखिए ना, यहाँ पर 2 रुपए बढ़ गए हैं, 2 रुपीज़ यहाँ पर क्यों है, ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं. तो इसे हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं. इन्फ्लेशन होने के यहाँ पे मेनली 2 फैक्टर्स हो सकते हैं. क्या, या तो सप्लाई साइड से होगा, या फिर सप्लाई साइड से कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, या फिर डिमांड किसी भी पर्टिकुलर आइटम की क्या हो रही हो, ज़्यादा हो रही हो. जैसे कि सप्लाई इंडस्ट्री है आपकी, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ गई, इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम के कारण जो पर्टिकुलर आइटम है उसकी यहाँ पे सप्लाई क्या कर दी गई हो, कम कर दी गई हो. तो सप्लाई ज़्यादा ना हो पा रही हो मार्केट में, इसके कारण भी इन्फ्लेशन होता है. या फिर किसी भी पर्टिकुलर आइटम की जो डिमांड है वो बढ़ गई हो. मान लो लोगों के हाथ में पैसा बहुत आ गया हो, अब किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं, बट स्टिल दे आर बाइंग द थिंग्स, वो परचेस कर रहे हैं, उनकी परचेसिंग पावर और उनका जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है. तो यहाँ से क्या होता है, पर्टिकुलर किसी भी आइटम की डिमांड जब बढ़ने लगती है तो वहाँ पर भी हम क्या देखते हैं, पर्टिकुलर आइटम का जो प्राइस होता है उसको बढ़ा दिया जाता है. तो ये होता है आपका इन्फ्लेशन. हमने इसके 2 फैक्टर देख लिए कि किस तरीके से आपका इन्फ्लेशन होता है. नाउ इन्फ्लेशन को अगर हम बात करते हैं कि आरबीआई एक्शन में कब आती है, इन्फ्लेशन हो रहा है तो उसे हमें टैकल भी करना है, उसे कम भी करना है, क्योंकि एक हद तक जो इन्फ्लेशन होता है तो जब वो ज़्यादा हो जाता है, अगर 6% से ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट होता है तो वो किसी भी इकॉनमी के लिए क्या होता है, अच्छा नहीं होता है. हमने अभी इंडियन इकॉनमी के लिए हमने कितना रखा है, 2 to 6%. 4% है तो ये आइडियल हमारा इन्फ्लेशन रेट होना चाहिए. मिनिमम कितना जा सकता है, 2% और मैक्स टू मैक्स 6%. अगर इससे आगे पीछे होता है तो कौन एक्शन में आता है, आपका आरबीआई यहाँ पर एक्शन में आती है. आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक्शन में आती है. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करती है, जो आपके वेरियस रेट्स होते हैं, किसकी हम बात कर रहे हैं, रेपो रेट की, आपका रिवर्स रेपो रेट होता है, आपका एसएलआर होता है, आपका सीआरआर होता है. तो इन रेट्स को क्या किया जाता है, बढ़ाया या घटाया जाता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. जैसे सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग इसको बढ़ाया और घटाया जाता है. तो देखिए इससे क्या होता है, इसके भी कुछ इंपैक्ट होते हैं. हमने कई बार इन्फ्लेशन को डिस्कस किया, एक बार हम फिर से इसको कंटिन्यू कर लेते हैं. अब इसमें ये कहा जा रहा है जैसे कि रेट्स होते हैं, ये क्या होता है, इससे हमारा जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बढ़ जाता है. इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो हम लोन कम लेते हैं. लोन कम लेते हैं मतलब हमारे हाथ में पैसा कम आता है. जब लोगों के हाथ में पैसा कम आता है तो हम किसी भी पर्टिकुलर चीज की डिमांड को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं. तो ये एक मतलब की तरीका है जिसके थ्रू आरबीआई क्या करती है, इन्फ्लेशन को टैकल करती है, इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश करती है. लेकिन क्या ये राइट तरीका है, राइट वे है टू टैकल द इन्फ्लेशन, है ना. क्योंकि इन्फ्लेशन के और भी अदर फैक्टर्स हो सकते हैं. पहला फैक्टर यहाँ पर हम देख लेते हैं, मॉनसून हो सकता है, या तो आपकी ज़्यादा बारिश हो गई या फिर बारिश ही नहीं हुई, या फिर जहाँ पर बारिश होनी चाहिए वहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, जहाँ पर बारिश नहीं होनी चाहिए वहाँ पर बारिश हो रही है. तो पहला फैक्टर मॉनसून है. तो क्या हम मॉनसून को यहाँ पर
देख सकते हैं क्या? मॉनसून को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं? नहीं। सेकंड, यहाँ पर आपके हम इंटरनेशनल मार्केट में देखते हैं, इंटरनेशनल मार्केट की अगर सिचुएशन यहाँ पर खराब है तो वो भी क्या डालता है, आपका जो डोमेस्टिक मार्केट होता है उसको इम्पैक्ट करता है कहीं ना कहीं। थर्ड, हम बात करते हैं जैसे कि जियो पॉलिटिकल टेंशन, मान लीजिए यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो इसके कारण भी क्या होता है, फूड इनसिक्योरिटी, आपका जो पर्टिकुलर कोई भी आइटम का उसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर यहाँ पे बैन लगते रहते हैं, है ना। तो इससे भी ये भी क्या करता है, इन्फ्लेशन को कहीं ना कहीं यहाँ पर टारगेट करता है, जिसके कारण इन्फ्लेशन आपका होता है। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सो नेक्स्ट वन इज नेपाल ब्रेक्स आउट अगेन इन केरला, क्लेम्स 2 लाइव्स। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, निपाह वायरस की। निपाह वायरस यहाँ पर फिर से ब्रेक डाउन हुआ है केरला में, जिसके कारण यहाँ पर 2 लोगों की जान जा चुकी है, और उनकी एज कितनी थी, 44 एंड 40 ईयर्स के 2 लोग थे जिनकी यहाँ पर जान गई है। एक पर्सन की जान यहाँ पे 13 अगस्त और दूसरे पर्सन की यहाँ पे 11 सितंबर को उनकी डेथ हो गई है। अभी भी यहाँ पर 24 ईयर ओल्ड एक पेशेंट है जिसका भी ट्रीटमेंट अभी अंडर ट्रीटमेंट है वो बच्चा, और यहाँ पर एक जो बच्चा है उसकी भी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्या है, क्रिटिकल है। सो व्हाट इज दिस निपाह वायरस, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। निपाह वायरस की बात करते हैं, ये एक जूनोटिक वायरस है। व्हाट इज जूनोटिक वायरस, आपके माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाट इज जूनोटिक। जूनोटिक का मतलब होता है वो वायरस जो एनिमल से आपका ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफर हो रहा हो, उसे हम जूनोटिक कहते हैं। ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। व्हाट इज जूनोटिक, जूनोटिक मीन्स वो वायरस जो एनिमल से, कोई किसी भी पर्टिकुलर एनिमल को है और उससे क्या हुआ, ट्रांसफर हो रहा है किसी भी ह्यूमन बीइंग को, उस वायरस को हम कहते हैं जूनोटिक वायरस। सो आपका निपाह वायरस क्या है, एक जूनोटिक वायरस है। ओके, द ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज निपाह वायरस encephalitis is an RNA and ribonucleic acid virus of the family Paramyxoviridae genus Henipavirus and is closely related to Hendra virus। ये जो आपका निपाह वायरस है ये क्या करता है, आपका जो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए होता है, उसको कॉज करता है, और ये क्लोजली आपका किससे रिलेटेड है, हेंड्रा वायरस से है। हेंड्रा वायरस क्या होता है, ये एक तरीके का इन्फेक्शन होता है, ये भी आपकी जूनोसिस से इमर्ज होकर आता है, मतलब कि एनिमल्स में होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस होता है, और इसके कारण बहुत फैटल, मतलब कि बहुत ही खतरनाक डिसीजेज आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ये बोथ आपके जो हॉर्सेस होते हैं, घोड़े होते हैं, और ह्यूमन बींग्स होते हैं, ये दोनों को क्या करता है, आपका इन्फेक्ट करता है। निपाह वायरस की बात करते हैं तो सबसे पहले ये कहाँ ब्रेक डाउन हुआ था, 1998 और 1999 में मलेशिया और सिंगापुर में सबसे पहले हमें निपाह वायरस के केसेस देखने को मिलते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये जो मतलब पहले जो वायरस था ये कहाँ अपीयर हुआ था, एक डोमेस्टिक पेग था, जो आपका डोमेस्टिक पेग होते हैं जिसको हम पालते हैं सुअर को, डोमेस्टिक उसमें हमें देखने को मिलता। उसके बाद जो अदर डोमेस्टिक एनिमल्स थे जैसे कि डॉग्स हो गए, कैट्स, गोट्स, शीप, हॉर्सेस, इनमें भी हमें निपाह वायरस देखने को मिलता है। इसका ट्रांसमिशन हम अगर देखें तो ये डिसीज होती है तो जो आपका फ्रूट बेट्स होते हैं जिसको हम फ्लाइंग फॉक्सेस भी कहते हैं, आप इसके पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो बैट होता है ना, तो इसके थ्रू यहाँ पर क्या होता है, ये जो वायरस है ये यहाँ पर फैलता है निपाह, और हेंड्रा वायरसेस क्या करते हैं, इनकी बॉडी में होस्ट बनकर रहते हैं, और फिर क्या होता है, थ्रू बैट की यूरिन से, उनका जो फीसेस होता है, सलाइवा होता है, उनका जो बर्थिंग फ्लूइड होता है, उसके थ्रू ये वायरस क्या होता है, आपका स्प्रेड होता है। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो सिंड्रोम देखिए तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, फीवर होता है, आपको ड्राउजीनेस होती है, मतलब कि आपको मतलब कि ऐसे जैसे कि हम बात कर ले तो चक्कर आते हैं, है ना, मेंटल कंफ्यूजन होता है, इवन पर्सन जो है पोटेंशियली डेथ तक पहुंच सकता है और कोमा में भी जा सकता है इस वायरस के कारण। प्रिवेंशन की बात करते हैं, अभी यहाँ पर कोई भी हमारे पास पर्टिकुलर वैक्सीन नहीं है जिसके कारण हम इस वायरस से क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। यहाँ पर एक इंटेंसिव सपोर्ट केयर की जरूरत होती है जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, जो भी ह्यूमन बीइंग इस वायरस से इन्फेक्टेड है उसको हम सेव कर सकते हैं। ओके, इंडिया की बात करते हैं, सबसे पहले इंडिया में वायरस कब देखा गया था, 2001 में निपाह वायरस कहाँ, सिलीगुड़ी इंडिया। उसके बाद ये 2007 में इसका ब्रेकडाउन होता है कहाँ, नादिया वेस्ट बंगाल में। उसके बाद 2018 में होता है आपका केरल में, इसका जो कुछ केसेस है वो डिस्कवर हुए थे, और 2019 में कोची में भी, जून 2019 में इसका एक केस देखने को मिलता है। अभी फिर से हमें न्यूज आ रही है निपाह वायरस केरल में यहाँ पर, जिसके कारण 2 लोगों की जान जा चुकी है। सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट वन। सो बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हमारे आज के क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स।
अब आपके पास यहाँ पर कुछ कंट्रीज के नेम दिए हुए हैं और कुछ सी बॉर्डरिंग यहाँ पर है, मतलब कि यहाँ पर सी है और दूसरी तरफ आपकी कंट्रीज हैं। तो आपको ये बताना है क्या इसमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड है। ओके मतलब कि किस, जैसे कि मान लीजिए ये आपका रेड सी है, तो रेड सी के साथ क्या आपका सीरिया का बॉर्डर लगता है या नहीं लगता है, तो क्या ये आपका जो पेयर है वो करेक्ट होगा या इनकरेक्ट, ये आपको बताना है। मेडिटेरियन सी के साथ मोरक्को की बॉर्डर लगती है या नहीं लगती, ये बताना है। कैस्पियन सी के साथ कजाकिस्तान की बॉर्डर लगती है। ब्लैक सी के साथ क्रोएशिया की बॉर्डर लगती है या नहीं, और एड्रियाटिक सी के साथ अल्बेनिया की बॉर्डर लगती है या नहीं लगती है। तो इसमें से कितने पेयर आपके करेक्ट हैं वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर यहाँ पर करेंगे। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड। आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए जैसे कि गोल्डन महाशीर, इंडियन नाइटजार, स्पूनबिल, व्हाइट एल्बिट। जिसमें से आपको ये बताना है कि कौन सी बर्ड नहीं है। ये नेम दिए गए हैं तो आप लोग ये बताएंगे कि इसमें से कौन सा जो ये नेम दिया हुआ है इसमें से किस बर्ड नहीं है, इज अ नॉट अ बर्ड। तो आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे, देन इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखेगा, वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। ओके सो मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सो हमारा आज का पहला आर्टिकल है ड्रॉप द बैड आइडिया ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन। अब इसमें बात की जा रही है किसकी, वन नेशन वन इलेक्शन की। ठीक है, तो इसमें ये कहा जा रहा है इस आर्टिकल में, आप इसकी हेडिंग पढ़ेंगे तो ये क्या कह रहा है, ड्रॉप द बैड आइडिया ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन। पहले हम बात कर लेते हैं ये साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या है। साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब है वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन और वन इलेक्शन है आपका। मतलब कि आपके जो लोकसभा के इलेक्शन है, आपके पार्लियामेंट के इलेक्शन और स्टेट असेंबलीज की जो इलेक्शन है वो क्या हो, एक साथ हो। क्यों हो, इसका मेन रीजन गवर्नमेंट क्यों बोल रही है कि सारे इलेक्शन साइमल्टेनियसली हो, इसके यहाँ पर 3 रीजन गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए। ये क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्शन को कंडक्ट कराने में, आप यहाँ पर पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, इलेक्शन को कंडक्ट कराने में जो यहाँ पर कॉस्ट लगता है वो क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। हाँ ठीक है, ये पॉइंट आपका वैलिड है, हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट आपका सही है। दूसरा यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, ऑलमोस्ट ऑल द टाइम आपका जो परमानेंट कैंपेन मोड है, पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि इलेक्शन होने वाले हैं तो वो क्या करती है, परमानेंटली यहाँ पे कैंपेन मोड में रहती हैं, तो काम पर आपका क्या होता है, ध्यान नहीं रह पाता है, उनका जो गवर्नेंस पर फोकस होना चाहिए वो चीज़ नहीं हो पाती है। इसलिए हम क्या करेंगे, एक साथ इलेक्शन करेंगे तो बस, जैसे कि मान लीजिए 2024 है, अब जितने भी स्टेट असेंबलीज हैं, पार्लियामेंट के इलेक्शन है 2014 में होंगे, तो सारी पार्टीज, जितने भी स्टेट असेंबलीज की पार्टीज हैं आपकी, अगर हम सेंट्रल लेवल में जो पार्टीज हैं वो एक साथ यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन करेंगे। लेकिन क्या होगा अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन नहीं होते हैं, मान लीजिए एक 2024 में इलेक्शन है, एक 2025 में इलेक्शन है, 2026 में इलेक्शन है किसी स्टेट में, तो पॉलिटिकल पार्टीज ऑलमोस्ट ऑल द टाइम किस में एंगेज रहती हैं, कैंपेन में एंगेज रहती हैं, जिसके कारण वो जो गवर्नेंस है उस पर फोकस नहीं कर पाती हैं। तो दूसरा आर्ग्यूमेंट ये दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तीसरा ये कहा जा रहा है कि इसमें क्या होगा, जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो भी क्या होगा, कम होगा। तो ये जो लोग इसके फेवर में हैं वन नेशन वन इलेक्शन के, उन लोगों ने ये आर्गुमेंट दिया। अब जो लोग इसके अगेंस्ट में हैं वो क्या आर्गुमेंट करते हैं, आप यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए लिखे हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले जो हमारी रीजनल पार्टीज हैं उसको इम्पैक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि रीजनल पार्टीज के पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं होते हैं, उनके पास जो रिसोर्सेस होते हैं दे आर लिमिटेड। सो ये क्या करेगा, उन रीजनल पार्टीज को यहाँ पे मोबिलाइज होने में, कैंपेन करने में ये क्या करेगा, आपको उन पर इम्पैक्ट डालेगा। दूसरा ये अकाउंटेबिलिटी को कम करेगा। कैसे अकाउंटेबिलिटी को कम करेगा, क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक साथ इलेक्शन होता है तो यहाँ पर ये हमारे माइंड में रहेगा ना कि स्टेट के भी इलेक्शन होने वाले हैं और आपके पार्लियामेंट के भी इलेक्शन है, तो हमें क्या करना है, एक ही साथ यहाँ पर वोटिंग करनी है। तो हम क्या होता है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, जिसके कारण पार्लियामेंट में जिस पार्टी को हम वोट दे रहे हैं सेम पार्टी को हम क्या करते हैं, स्टेट में भी वोट दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, नो इलेक्टोरल लिटरेसी, हमारी जो जनता है, सिटीजन्स है, उसमें से हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को अभी इलेक्टोरल लिटरेसी नहीं है। तो जिसके कारण हमें क्या देखने को मिलता है कि जो अकाउंटेबिलिटी है हम उसको इंश्योर नहीं कर पाएंगे। कई बार क्या होता है, जैसे कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम पर इलेक्शन होते हैं, तो हम गवर्नमेंट को क्या करते हैं, यहाँ पर इंश्योर कर सकते हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जा सकता है। ये हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है कंट्री का, उसको भी क्या करेगा, ये इम्पैक्ट करेगा। सो दीज आर द पॉइंट्स
यहाँ पर बताए गए हैं जो लोग वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में नहीं है। अब इसमें आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया है कि इन दोनों पॉइंट्स को पॉइंट और काउंटर पॉइंट किया गया है। ओके अगर हम पहले बात करते हैं आफ्टर द इंडिपेंडेंस, यहाँ पर क्या हुआ था, आपका वन नेशन और वन इलेक्शन ही चल रहा था। मतलब कि आपके स्टेट असेंबली और पार्लियामेंट के जो इलेक्शन थे वो क्या हो रहे थे, साइमल्टेनियसली, मतलब कि एक साथ हो रहे थे। बट कुछ सालों बाद 1960s तक हम पहुंचते हैं, कुछ स्टेट्स में क्या लग जाता है, आपका प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, जिसके कारण वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो आपकी गिर जाती है और हमें फ्रेश इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। तो इस पॉइंट को यहाँ पर काउंटर पॉइंट में रखा गया कि ठीक है, अभी तो हम वन नेशन वन इलेक्शन करवा लेते हैं, क्या फ्यूचर में किसी भी स्टेट में आपका प्रेसिडेंट रूल नहीं लगेगा, वहाँ की गवर्नमेंट जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो फेल नहीं होगी, तो अगर वहाँ पर अगर फ्रेश इलेक्शन करवाए जाएंगे तो फिर से ये जो मतलब आप करवा रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन का, ये जो एक तरीके से मतलब स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, आपका फिर से ब्रेक डाउन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, तो देखिए, फर्स्ट द लॉजिस्टिक नाइटमेयर ऑफ कंडक्टिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन इन अ कंट्री ऑफ अ लिटिल 1.4 बिलियन पीपल इन अ कंटेक्स्ट वेयर इवन स्टेट इलेक्शन नीड टू टेक प्लेस मल्टीपल फेसेस। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शन कराते हैं तो आपकी जो 1.4 बिलियन पीपल है कंट्री की, क्या इसको वो साइमल्टेनियस इलेक्शन को यहाँ पर लॉजिस्टिक वे में उनके लिए एक तरीके से नाइटमेयर है। सेकंड, यहाँ पर ग्रेवर कंसर्न ये कहा जा रहा है कि रिजल्ट इलेक्शन टाइम टेबल, यहाँ पर अगर रिजल्ट इलेक्शन टाइम टेबल है तो ये क्या करेगा, जो फंडामेंटल्स है हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के, जो हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम में हम जैसे देखते हैं कि हमारे जो सेंट्रल स्टेट के इलेक्शंस हैं वो साइमल्टेनियसली ही कंडक्ट करवाए गए थे। बट उसके बाद क्या होता है, कुछ स्टेट्स में आपका क्या होता है, आर्टिकल 356 लगता है, प्रेसिडेंट रूल लगता है, जिसके बाद वहां पर क्या होता है, फ्रेश इलेक्शन होते हैं। तभी से ये जो आपका मतलब कि कंडक्ट है वो क्या होता है, आपका इधर उधर हो जाता है। तो यही सारी चीजें इसमें बात की गई। अभी यहाँ पर आया नहीं है अभी ये सारी चीजें, बट इसको यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है कि किस तरीके से अगर ये चीजें होती हैं। सुनने में तो अगर ये अच्छा लगता है कि हाँ एक साथ यहाँ पर इलेक्शन होंगे तो सही रहेगा, बट अगर प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि हम फेडरलिज्म का एग्जांपल लेते हैं, तो फेडरलिज्म यहाँ पर सिंपली मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस बट ऑल्सो मैटर ऑफ प्रिंसिपल दैट रिकॉग्नाइजेस द लेजिटिमेसी ऑफ लिंग्विस्टिक, कल्चरल, एथनिक एंड अदर फॉर्म ऑफ कलेक्टिव एस्पायरेशन। तो ये एक तरीके से क्या है, एक स्टेट हुड को ग्रांट करता है। लेकिन इंडियन डेमोक्रेसी का अगर सेंट्रल लेवल पर हम बात करते हैं, ईच स्टेट डेमोक्रेसी टेक इट्स ओन सेट ऑफ क्लेम्स, डिमांड्स एंड एस्पायरेशन। साइमल्टेनियस इलेक्शन रिस्क द ब्लरिंग ऑफ दीज डिस्टिंक्ट फॉरम एंड एरिना ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होते हैं तो आपका जो ये फेडरलिज्म है, स्टेट हुड वाला कॉन्सेप्ट है, वो क्या करेगा, इसे फेड करेगा, ब्लर करेगा। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन आर्टिकल इज क्लियर टू यू। इस आर्टिकल में किसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया। अब यहाँ पे ये जो आर्टिकल्स हैं, ये आपका ये वाला आर्टिकल और ये आर्टिकल, ये इतने ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इन्हें यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है द भारतीय न्याय संहिता नीड्स अ रीलुक। अब इस आर्टिकल में फिर से हम आप सभी को पता है आपका जो इंडियन पीनल कोड है उसको चेंज करके अब क्या आ रहा है, आपका भारतीय न्याय संहिता, क्या भारतीय न्याय संहिता आया जा रहा। क्यों इसको चेंज किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है क्योंकि कॉलोनियल टाइप का जब आपका इंडिया यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था उस टाइम की रूल्स है, तो इसे अब हमें क्या करने की जरूरत है, चेंज करने की जरूरत है। यह आपका अभी बिल आया है, किसके पास गया है, स्टैंडिंग कमेटी के पास गया है स्क्रूटनी के लिए। अभी ये पूरा एक्ट नहीं बना है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है। तो इसमें ये आर्टिकल में कुछ बातें डिस्कस की गई हैं कि कुछ प्रोविजन, जो आपके कुछ प्रोविजंस हैं उनको लेकर यहाँ पर डिस्कस किया गया है। इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आप कोई भी चीज लेकर आ रहे हैं, कोई भी बिल लेकर आ रहे हैं और किसी भी पर्टिकुलर ऑफेंस को यहाँ पर मतलब लेकर आ रहे हैं, उसके लिए ऑफेंस है, पनिशमेंट है, तो उस चीज को आपको क्या करना होगा, उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन आपको प्रोवाइड करनी होगी, एक क्लियर डेफिनेशन आपको क्या करनी होगी, प्रोवाइड करनी होगी। जैसे कि हम टेररिज्म को क्या मानते हैं, एक ऑफेंस मानते हैं। सो व्हाट इज टेररिज्म, टेररिज्म क्या होता है, आपको एक उसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन यहाँ पर क्या करनी होगी, प्रोवाइड करनी होगी। अगर हम बात करते हैं जैसे कि जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ सेडिशन, सेडिशन क्या होता है, जैसे अभी सेडिशन से रिलेटेड एक और आर्टिकल है, इसको हम डिस्कस करेंगे अभी। तो सेडिशन पहले के टाइम पर क्या था और आज के टाइम पर उसका क्या मीनिंग निकाला जा रहा है, उसे हमें डिफाइन करने की जरूरत है। हम यहाँ पर जो मर्डर होता है, ठीक है, मर्डर होता है तो मर्डर किस बेसिस पर हो रहा है, कैसे हो रहा है, मर्डर के लिए जो यहाँ पर पनिशमेंट है, इंटेंशन ऑफ द मर्डर या फिर मर्डर किसी ने कर ही दिया है, तो इन सारी चीजों की भी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, डिफाइन होनी चाहिए, क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए हमारे लॉज में। क्योंकि ये क्या करता है, जो हमारा जस्टिस सिस्टम है,
हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारे जस्टिस सिस्टम की। एक तरीके से ये उसके लिए बहुत बड़ी आगे चल के प्रॉब्लम बनता जाता है। अब इसमें बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है आपके लिए, ये जो पैरा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोगों को श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का केस याद होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को क्या किया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया था। क्यों किया था, क्योंकि वहां पे क्या थी, वेग डेफिनेशन थी किसकी, ग्रॉसली ऑफेंसिव की। मतलब कि ये केस ऐसा आता है कि ऑफेंस क्या होता है, आपने यहाँ पर किसी को क्या किया है, ऑफेंस किया है, मतलब कि उसके बारे में कोई गलत बात कही हो। तो व्हाट इज ऑफेंस, यहाँ पर ये डिफाइन ही नहीं था। इसके चलते यहाँ पे जो श्रेया सिंघल केस आता है आपका 2015 में, इसमें जो सेक्शन आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट होता है उसका सेक्शन 66A उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया जाता है। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट द ऑफेंस इन एनी पीनल लॉ आर वेरी क्लियरली डिफाइंड। यहाँ पर कोई भी पीनल लॉ आता है तो उसमें जो डेफिनेशन हो रही है किसी भी ऑफेंस को, उसको पर्टिकुलरली क्या करना चाहिए, आपको डिफाइन करना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है सेडिशन, सेडिशन के प्लेस पर उसका जो नाम है उसको चेंज करके क्या कर दिया गया है, अब सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एक्ट इंडेंजरिंग सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मतलब अब पहले क्या था, सेडिशन था, अब उसके प्लेस पर मतलब कि आप अगर कोई एक ऐसा एक्ट कर रहे हैं जिससे कि इंडिया की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी क्या हो रही है, इंडेंजर्ड हो रही है, खतरे में आ रही है, तो उसके लिए आपको क्या होंगे, पनिशमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो मर्डर का केस है, सो द ग्रेविटी ऑफ मर्डर बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज रेस, कम्युनिटी, सेक्स एंड लैंग्वेज बाय अ ग्रुप ऑफ 5 और मोर हैज बीन डायल्यूटेड। यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर सेक्शन था उसको यहाँ पे डायल्यूट कर दिया गया है। पनिशमेंट यहाँ पे वेरीज हो गया, पहले 7 ईयर से लाइफ इम्प्रिजनमेंट था, अब यहाँ पर हर पर्सन के लिए जो क्या है, जो आपका पनिशमेंट का प्रोविजन है वो अलग अलग कर दिया गया है। सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स हैज बीन राइटली मेड अ सेपरेट ऑफेंस विथ lesser punishment as provided for rape but exception with the regard of marital rape। अब यहाँ पर देखिए सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात की जा रही है बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स, अगर हम गलत तरीके से यहाँ पे किसी भी पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में आते हैं, ओके। यहाँ पर रेप का जो केस है तो इसमें कुछ एक्सेप्शन प्रोवाइड किए गए हैं, बट अगर हम बात करते हैं जो आपका क्या है, मैरिटल रेप की बात की जा रही है, इसको यहाँ पर आपका ऐड नहीं किया गया है। तो इसके कॉन्स्टिट्यूशन में भी मतलब कि इवन जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसको यहाँ पे चैलेंज किया जा रहा है कि इसे हमें क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। तो देखिए अभी ये पूरा जो बिल है आपका एक्ट नहीं बना है, अभी ये किसके पास है, आपका पार्लियामेंट्री कमेटी के पास है। ये कहा जा रहा है कि हम ये इंश्योर करते हैं कि जो आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी है, वो यहाँ पर अच्छे तरीके से जो वेग एक्सप्रेशंस हैं उसको रिमूव करेंगी और एक अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ऐड किया जाएगा। जो भी यहाँ पर ड्राफ्टिंग एरर्स हैं उनको एलिमिनेट किया जाएगा। जब ये यहाँ पर बिल एक्ट बनेगा इसका यहाँ पर डिटेल डिस्कशन आपके सामने आएगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आज का, क्लाइमेट फिनोमिना एंड फूड सिक्योरिटी। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो आपका क्लाइमेट फिनोमिना है वो किससे यहाँ पर आपका इंक्लूड है, किसके साथ यहाँ पे सम अप है, फूड सिक्योरिटी के साथ। जैसे कि मॉनसून यहाँ पर चेंज हो रहा है ना, हम सभी ने देखा कि अल नीनो का जो फेस है, आपका जो एनसो का फेस है, अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन का फेस है, जिसके कारण हमें क्या देखने को मिल रहा है, आपका जो सी लेवल है उसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण जो आपका सदर्न पार्ट है इंडिया का जो मानसून पैटर्न है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जहां पर पहले बारिश, तो देखिए अगर आप देखेंगे 2015 के बाद से जो मानसून का पैटर्न है, जो रेनफॉल का यहाँ पर आप कह सकते हैं पैटर्न है वो चेंज हुआ है। जो रेनफॉल है वो कम डिक्रीज हुई है, बट रेनफॉल डिक्रीज होने के साथ साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेंस भी हो गई है। कैसे, अगर रेनफॉल हो रही है तो हो रही है, नहीं हो रही तो इतनी ज़्यादा हो रही है जिसके कारण आपका क्या हो रहा है, फ्लड आ रहा है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारा बहुत बड़ा जो सेक्टर है, एग्रीकल्चर का सेक्टर है, वो किस पर डिपेंड है, यहाँ पर आपका जो रेनफॉल है यहाँ पर उस पर डिपेंड है। तो इंडिया में जो खेती की जाती है, एग्रीकल्चर किया जाता है, वो 2 टाइप से किया जाता है। मतलब कि मेनली यहाँ पे 2 टाइप्स के वाटर होता है, एक होता है आपका ग्रीन वाटर और दूसरा होता है आपका ब्लू वाटर। ग्रीन वाटर वो वाटर होता है जो डायरेक्टली जो रेनफॉल के थ्रू आपको वाटर मिलता है, उसे हम ग्रीन वाटर कहते हैं, है ना। मतलब जो बारिश का पानी होता है तो फार्मर्स उसे ग्रीन वाटर कहते हैं। ब्लू वाटर वो होता है जैसे कि आपके वेरियस सोर्सेस है वाटर के,
रिवर हो गया आपका, यहाँ पे जो पॉन्ड्स हो गए और लेक्स हो गए, तो इनका जो वाटर होता है हम इरिगेशन पर्पज़ के लिए जब यूज़ करते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड ब्लू वाटर। बट अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब आप सभी को पता है ब्लू वाटर भी यहाँ पर कब आएगा, जब तक आपके पास ग्रीन वाटर नहीं होगा, जब तक यहाँ पर आपके पास रेनफॉल नहीं होगी, तब तक हम ग्रीन वाटर को ब्लू वाटर को भी इंश्योर नहीं कर पाएंगे। कब तक वो चलेगा आपका, है ना। तो ये यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं। सो अल नीनो एंड अदर क्लाइमेटिक फिनोमिना अफेक्ट रेन फेड एग्रीकल्चर इन मेनी वेज फ्रॉम डिलेइंग द स्टार्ट ऑफ रेन। अब यहाँ पे जो अल नीनो आ रहा है, क्लाइमेट जो फिनोमिना है, इसके कारण जो हमारा रेन फेड है, मतलब बारिश कब होनी चाहिए, कभी बारिश तो होती है लेकिन जिस टाइम पर उसको बारिश होनी चाहिए उस टाइम पर बारिश नहीं होती है, कभी कभी टाइम से पहले स्टार्ट हो जाती है, कभी कभी डिले हो जाता है। इससे क्या होता है, जो हमारा सोइंग पैटर्न होती है, मतलब जो हमारा हम बीज बोते हैं उसका जो पैटर्न होता है वो उसको अफेक्ट कर रहा है। कभी कभी टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो जाता है जिसके कारण जो सॉइल का मॉइस्चर होता है और जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है वो इसको नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। ओके, सेंट्रल इंडिया की अगर हम बात करते हैं, सेंट्रल इंडियाज हाईलैंड encompassing 36 districts in the state of Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Maharashtra, which are emerging as a climate change hotspot। सेंट्रल इंडिया की बात करते हैं तो आपके 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कहाँ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के, जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, आपका क्लाइमेट चेंज का हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं। और वहाँ पर क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है, आपका जो वाटर है, फूड है और इकोलॉजिकल सिक्योरिटी है, उसके लिए यहाँ पर क्रिटिकल हो रहा है। अगर यहाँ पर एग्रीकल्चर आपका सही से नहीं होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सही से नहीं होता है, तो डायरेक्टली किससे लिंक है, आपका फूड सिक्योरिटी से यहाँ पर लिंक है। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। सो यहाँ पर देखिए ये कहा जा रहा है कि हाउ वी रिस्पॉन्ड एज अ सोसाइटी एंड इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस एंड वाटर एंड क्लाइमेट चेंज क्राइसिस विथ लिंक फूड वाटर एंड इकोलॉजिकल सिक्योरिटी थ्रू डाइवर्सिफाइंग आवर एग्रो फूड सिस्टम। हमें क्या करना होगा, जो हमारा एग्रो फूड सिस्टम है उसे डाइवर्सिफाई करना होगा। अब इसमें बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है कि हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपका जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं उन पर जो हमारी डिपेंडेंस है उसको कम करना होगा। उसके प्लेस पर हम क्या कर सकते हैं, जो मिलेट्स हैं हमारे लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है इस टाइम पर, क्योंकि वो क्या है, लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं। क्या है, तो ये जो हमारी वल्नरेबिलिटी है फूड सिस्टम से, उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, देखिए हमने कल भी एक आर्टिकल यहाँ पर डिस्कस किया था, क्लाइमेट चेंज होता है मतलब फूड सिक्योरिटी। अगर क्लाइमेट चेंज यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो ये डायरेक्टली आपका किससे लिंक है, यहाँ पर आपका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उस पर भी यहाँ पर क्या होगी, आपकी कमी आएगी। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट मूव करते हैं, सुप्रीम कोर्ट रेफर्स प्ली अगेंस्ट सेडिशन लॉ टू अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो सेडिशन लॉ आपका यहाँ पर चल रहा था, अब सेडिशन लॉ क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। ये आर्टिकल कई बार आ चुका है। सेडिशन लॉ सेक्शन आपका 124A यहाँ पर क्या कहता है, सेडिशन लॉ की बात करता है। अगर हम इंडिपेंडेंस से पहले देखते हैं, जो ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे वो सेडिशन लॉ को लेकर आते हैं, जिससे वो क्या कर सके, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं जो वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में यहाँ पर आवाज़ उठा रहे थे उसको कब कर सकें, है ना, मतलब कि उसको कम कर सके। इसलिए क्या आता है, आपका सेडिशन लॉ आता है। कौन लेकर आते हैं, यहाँ पे ब्रिटिशर्स यहाँ पर लेकर आती है, जैसे कि आप सभी को पता है बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पर महात्मा गांधी, इनको इसके अगेंस्ट में सेडिशन लॉ के चार्जेस में इनको जेल में भी डाला गया था। उसके बाद आपका इंडिपेंडेंस हो जाती है, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है और जो आपका सेडिशन लॉ है वो यहाँ पर कंटिन्यू करता है। अब कुछ लोग ने यहाँ पर ये कहा कि क्या सेडिशन लॉ की अभी भी इंडिया में इसकी ज़रूरत है ना, क्वेश्चन उठा और सुप्रीम कोर्ट में ही पूरा केस जाता है, पिटीशन यहाँ पर फाइल की जाती है। तो अगर आप सेडिशन लॉ की बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन देखिए कितनी ज़्यादा, मतलब क्या आपको दिखाई देगा। It defines sedition as an offense committed when any person by word, either spoken or written, or by signs or by visual representation or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt। यहाँ पर कोई भी पर्सन चाहे वर्ड्स के थ्रू या कोई बात बोलकर या फिर लिख कर क्या कर रहे हो, या फिर किसी साइंस के थ्रू, साइन है ना, या फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन, कोई वीडियो वगैरह लेकर आए, कोई ऑडियो वगैरह लेकर आए, जिसके थ्रू वो क्या करना चाह रहे हो, यहाँ पर जो हेटरेट है ना, उसको फैला रहे हो, जिसके कारण आपका जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में यहाँ पर डिसअफेक्शन फैलाया जा रहा हो, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका सेडिशन लॉ के आपके ऊपर चार्जेस लग जाएंगे। ओके, सो ये आपका सेडिशन लॉ आता है। अब अभी जो आपका नया बिल आया है उसमें भी सेडिशन लॉ को हटाने की बात की गई है। अब ये जो पूरा सेडिशन लॉ का जो
मतलब क्या आपका ये चीज़ है। इवन जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर क्या कर दिया था, स्टे लगा दिया था कि अब यहाँ पर जितने भी सेडिशन के जो चार्जेस है वो यहाँ पर नहीं लगाए जाएंगे। और सेंटर से यहाँ पे क्या मांगा था, जवाब मांगा था, आंसर मांगा था कि क्या अभी भी इंडिया में सेडिशन लॉ की यहाँ पे जरूरत है, क्या हमें इसको चेंज करने की जरूरत है या नहीं है। तो अभी जो पूरा केस है किसके पास गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास गया है। अब हम फर्दर देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है G7 सेव्ड G20 बाय एग्रीइंग टू डिक्लेरेशन जर्मन इन्वॉल्व। अब यहाँ पर देखिए G7 ने क्या किया है, एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि आपकी जो G7 कंट्रीज है, अब आप लोग कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बताएंगे G7 में कौन कौन सी कंट्रीज हैं और G20 में यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज हैं। ठीक है, टोटल 20 कंट्रीज के नेम और G7 में यहाँ पे जितनी कंट्रीज हैं उनके नेम आप लोगों को कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो हमारा दिल्ली डिक्लेरेशन है, दिल्ली डिक्लेरेशन यहाँ पर जो साइन हुआ है, तो G7 ने एक तरीके से क्या किया है, G20 को यहाँ पर G20 से एग्री होकर, मतलब कि जो डिक्लेरेशन था G20 का उससे एग्री होकर यहाँ पर G20 को बचा लिया है। ये किसने कहा है, जर्मन एनवॉय ने यहाँ पर कहा है। सो एक तरीके से मतलब ये कहा जा रहा है कि पहली बार जो बाली में यहाँ पर आपका G20 समिट हुआ था लास्ट ईयर, उसमें यहाँ पे चाइना जो वहाँ पे डिक्लेरेशन हुआ था उससे चाइना और रशिया यहाँ पर खुश नहीं थे। उन्होंने क्या कर दिया था, एक तरीके से उन्होंने उसको इनकार कर दिया था। इवन बहुत सारी चीज़ों से यहाँ पर जो रशिया और चाइना थे, है ना, हम यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि वो लोग जो वेस्टर्न कंट्रीज के जो एजेंडाज हैं उनसे यहाँ पे एग्री नहीं थे, जिसके कारण जो आपका बाली डिक्लेरेशन होता है उसमें भी यहाँ पर प्रॉब्लम जाती हैं। बट यहाँ पर देखेंगे सो Ackerman credits Indian negotiator skills joint proposal by India, Indonesia, Brazil, South Africa for breakthrough. He denies suggestion that West compromise stand on Russia and Ukraine. तो यहाँ पर ये डिनाई कर रहे हैं, जर्मन जो चांसलर हैं उन्होंने ये डिक्लाइन किया है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वेस्ट ने रशिया और यूक्रेन पे जो स्टैंड है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, लेकिन हाँ इंडिया की यहाँ पर जो नेगोशिएटिंग स्किल्स थी उसको यहाँ पर प्रेज किया गया है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट वन। सो राजनाथ लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर नायोमा एयरफील्ड नियर LAC इन ईस्टर्न लद्दाख। अब नायोमा एयरफील्ड को क्या किया जा रहा है, उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। ये कहाँ आपका बनाया जा रहा है, इसका LAC में। तो आप इसकी लोकेशन देख लीजिए, आपकी लोकेशन आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये है आपका LAC और यहाँ पर आपका नायोमा एयरफील्ड बनाया जाएगा जहाँ पर हमारे जो इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट्स हैं, है ना, इनको यहाँ पर रखा जाएगा। ये आपका बॉर्डर के पास क्यों हो रहा है आप सभी को पता है, क्योंकि जब तक हमारी जो LAC है वो यहाँ पे एक्चुअल इसका डिमार्केशन नहीं है। ठीक है, चाइना उस तरफ से क्या करता है, आपका कंस्ट्रक्शन कर रहा है, यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहा है, तो इंडिया भी यहाँ पर एक तरीके से क्या होगा, यहाँ पर अपना कंस्ट्रक्शन कर रही है। तो ये जो नायोमा एयरफील्ड है ये किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट हो रही है, आपकी BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। टोटल जो कॉस्ट है हमारा 2900 करोड़ रुपीज का यहाँ पर मतलब की कॉस्ट है। पूरे आपके जो 11 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं वहां पर जितने भी एयरफील्ड्स हैं, बागडोगरा और बैराकीड पोर्ट्स इन वेस्ट बंगाल, यहाँ पर उनको क्या किया जाएगा, आपका रिवैम्प किया जाएगा। टोटल यहाँ पे 19 प्रोजेक्ट्स हैं, 36 इसमें से अरुणाचल प्रदेश में है, 26 लद्दाख में है, 11 यहाँ पे जम्मू कश्मीर में है, 5 प्रोजेक्ट्स आपको मिजोरम में देखने को मिलेंगे। तो हमारा जो ये बॉर्डर एरिया है वहां पर हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिससे हम क्या कर सकें, एक क्योंकि चाइना की तरफ से भी वहां पर क्या हो रहा है, आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, और इंडिया को भी ये जरूरी है कि यहाँ पर क्या किया जाए, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन किया जाए और डेवलपमेंट किया जाए। जब तक यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होगा इन एरियाज में, तब तक यहाँ पर जो हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उसको हम इंश्योर नहीं कर पाएंगे। सो नायोमा एयरफील्ड टू बी डेवलप एट अ कॉस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 200 करोड़। यहाँ पर जो नायोमा एयरफील्ड है इसको डेवलप किया जा रहा है, इसका जो पूरा कॉस्ट आएगा कितना आएगा, 200 करोड़ रुपीस आएगा। ये जो लद्दाख का एयर इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो उसको, और जो हमारा इंडियन एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटीज है नॉर्दर्न बॉर्डर में, उसको क्या करेगा, ये यहाँ पर बूस्ट करेगा। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। तो आर्टिकल्स एंड न्यूज तो हमारी यहीं पर खत्म होती हैं। अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। सो आज का हमारा क्वेश्चन था, ओके, तो हमारा क्वेश्चन ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉरी ये सेकंड है, आप लोग इसको सेकंड कर लीजिएगा। इसमें से हमें ये बताना है कि कौन सी यहाँ पर बर्ड नहीं है। सो इसमें राइट ऑप्शन आपका हो जाता है ए, गोल्डन महाशीर। गोल्डन महाशीर इज अ फिश। ये क्या है, आपकी एक फिश है। अब आप इसकी पिक्चर देखिए, आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये गोल्डन महाशीर है, ये एक फिश है, तो ये बर्ड नहीं है। सो आप देख रहे, इसको मही, फिश और शेर, टाइगर के नाम से जाना जाता है, इसलिए टाइगर अमंग फिश, मतलब फिश का इसको जैसे कि
जितने भी आपके एनिमल्स होते हैं उसमें टाइगर आपका सबसे स्ट्रांग होता है ऐसा कहा जाता है। इसी तरीके जो फिश होता है तो ये टाइगर की मतलब कि ये क्या है तरीके से टाइगर से अमंग द फिश। ये कहाँ पाया जाता है? इट इज लार्जली सेंटिफिड नॉन टू बी टफेस्ट अमंग द फ्रेश वाटर स्पोर्ट्स फिश। ये आपकी क्या है? फ्रेश वाटर स्पोर्ट फिश है। और हम देख लेते हैं इंडियन नाइट जार जो आपका सेकंड ऑप्शन था। ये इंडियन नाइट जार आपकी एक बर्ड है, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? आपका साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में यहाँ पर पाया जाता है। स्पून बिल की बात कर लेते हैं। ये आपका स्पून बिल है। इसका क्या होता है? टॉल वाइट वाटर बर्ड होती है। इसकी जो लॉन्ग इसका जो बीक होती है लॉन्ग स्पैचुला की तरह होती है। इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि कोई स्पून हो, इसलिए इसको स्पून बिल के नाम से भी जानते हैं। हम वाइट अबिश की बात कर लेते हैं। ये आपकी एक वेटलैंड बर्ड है, ठीक है। ये मेनली आपकी जो फ्रेश वाटर मार्शेस होते हैं, कोस्टल एसेंचुरीज होती हैं, मैनग्रोव्स होते हैं, फ्लडेड पेशरीज और मड फ्लेट्स होते हैं, स्वैम्प्स होते हैं, वहां पर ये रहती हैं, ठीक है। सो ये आपका क्या हो जाता है? वाइट एबिश हो जाता है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आप लोग कॉमेंट सेक्शन में करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कल दिया जाएगा। ओके, सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। अगर आपको कोई डाउट लगता है सो यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।